हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की जो ये वीडियो रहेगी वो ट्रिग्नोमेट्री के जो अगला चैप्टर है क्लास 10th की उस पे रहेगी। हमने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ ली, उसकी एक सीरीज़ बना ली, उसकी प्लेलिस्ट पड़ी है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस पढ़े, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, जो उनके रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक हो गया। तो हमने वहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया है। अब जो अगला चैप्टर है उसमें हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के जो ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे इन्हें रियल लाइफ एग्जांपल्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो राइट एंगल पे बेस करती है। ठीक हो गया। ट्रिग्नोमेट्री किस पे होती है, राइट एंगल पे। और राइट एंगल जो होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये रियल लाइफ में हर जगह मिल जाएगा। मतलब लगभग हर जगह रियल लाइफ में राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है। तो उस पर हम ये क्या करेंगे, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और वो थीटा पढ़े थे ना जो 0 डिग्री 30 डिग्री, इनकी वैल्यूज़ भी अप्लाई करेंगे। तो इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड्स में, तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो, अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए। तो एक पॉजिटिव थॉट के साथ शुरू करते हैं। क्या लिखा है इसमें, व्हेन एजुकेटिंग द माइंड ऑफ आवर यूथ वी मस्ट नॉट फॉरगेट टू एजुकेट देयर हार्ट्स। बहुत ही बढ़िया थॉट है। इसका मतलब क्या है कि हम माइंड को तो एजुकेट कर लेते हैं, माइंड को तो एजुकेट कर लेते हैं, पर हार्ट को भी एजुकेट करना उतना ही ज़रूरी है। मतलब हार्ट से एजुकेट करने का क्या मतलब है, मोरल वैल्यूज़। ठीक है। अब हर पढ़ा लिखा इंसान अच्छा थोड़ा ना होता है या ईमानदार होता है। ठीक है। तो हम अगर अपने माइंड को एजुकेट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ अपने हार्ट को भी क्या करना है, हमें एजुकेट करना है, जिससे क्या सके मोरल वैल्यूज़ रहे, सोसाइटी को आपकी एजुकेशन का फ़ायदा पहुँचे, नुकसान नहीं। समझ आ रहा है। तो ये थॉट थी आज की दलाई लामा द्वारा। ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को एक पॉजिटिव थॉट के साथ। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 9। इसमें क्या पढ़ेंगे, सब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस, हमने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी उसको आप कैसे अप्लाई करेंगे रियल लाइफ में, उन उन तरीके से कैसे अप्लाई कर रहे हैं किसी रियल लाइफ में, उन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, 0 डिग्री 30 डिग्री। ठीक हो गया। तो उनको हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे। देखो ये एग्जाम्पल, पोल है, हमें ऐसे ही इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। एक पोल होगा, उसकी डायरेक्शन होगी, उससे कुछ डिस्टेंस होगी। जैसे कि एक दिख रहा है कि क्या है कि ये लाइट पोल है, यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है अगर शिप के साथ में एक फॉर्म करो तो एक पॉइंट पे, ये पोलाइट की यहाँ से। ठीक हो गया। 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हर जगह मिल जाएगा आपको। समझ आ गया है। जैसे कि ये एक कुतुब मीनार है। अब इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो समझने हैं। सबसे पहले इसमें दो एंगल्स हैं। क्या है पहला, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझने के लिए पहले ये समझो क्या होता है। अब इसमें क्या है जरा, अगर यहाँ पर हमारा क्या है, ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर मतलब जो किसी चीज़ को देख रहा है, मान लो हम ही हैं, किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। मान लो पहला ऑब्जेक्ट कहाँ है, किसी हाइट पे, ग्राउंड से किसी हाइट पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ग्राउंड के साथ जो हमारा एंगल बनेगा, यहाँ से हम देख रहे हैं, देखो यहाँ से हम देख रहे हैं, ये क्या कहलाती है, हमारी लाइन ऑफ साइट कहलाती है। जिसको हम जिस डायरेक्ट एंगल से देख रहे हैं ना, हमारी आँख से ऐसे देखेंगे तो ये क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट जो ग्राउंड के साथ एंगल बनाती है वो कहलाता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक हो गया। सिमिलरली अगर हम हाइट पे हैं और ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी लाइन ऑफ साइट होती है वो जब एंगल बनाती है इसके साथ, किसके साथ, ये हॉरिजॉन्टल लेवल जो है ग्राउंड की एकदम पैरेलल होती है, उस एंगल को क्या कहते हैं हम, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक हो गया। जेड बनता है यहाँ पर। तो ये वाला एंगल अगर मैं इसको थीटा मान के चलूँ तो ये वाला एंगल भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। तो मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन है क्या, ऑब्जर्वर कहाँ पर है उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड से देख रहा है किसी ऑब्जेक्ट को तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। और अगर किसी ऑब्जर्वर किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो वो क्या कहलाएगा, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड के साथ बनता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनता है, उसी के पैरेलल, ग्राउंड के पैरेलल हम एक लाइन खींचते हैं, उसके साथ जो लाइन ऑफ साइड का एंगल होता है वो कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और यहाँ पर ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो यहाँ पर जेड फॉर्म हो रहा है, देखो। और जेड में क्या होता है, दो लाइन जब पैरेलल होती है और जेड फॉर्म होता है तो वहाँ पर क्या, कौन सा एंगल बनता है, ये अल्टरनेटिव एंगल्स होते हैं।
तो यहाँ से ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। समझ आया? एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, कुछ ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये है कि ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को कहाँ से देख रहा है और कहाँ पर देख रहा है। ग्राउंड से देख रहा है हाइट पे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर हाइट से देख रहा है ग्राउंड पे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ आ गया? ये चीज हो गई। तो इतना तो समझ लिया, अब इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक हो गया? तो बेसिक एग्जांपल्स हैं, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इनको लिए हैं तो इनको सॉल्व करते हैं, ठीक हो गया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन है। जो टफ क्वेश्चन है वो थोड़े लास्ट में है, क्योंकि थोड़ा उसमें माइंड लगाना पड़ेगा आपको। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें बस आपको क्या याद रखना है इन क्वेश्चनों करने से पहले, तो एक चीज सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज याद रखो। सबसे पहले आपको वो एंगल याद होने चाहिए, पढ़ाए थे एंगल पीछे जो ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज में हमने एंगल सीखे थे ना, वो एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये एंगल थे हमारे पास। इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये एंगल आने जरूरी है अगर हमको इसमें करना है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इतनी चीज़ों की। साइन थीटा 0 डिग्री पे कितना होता है, साइन 0 होता है, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे कितना होता है, 1 होता है। मैंने पीछे बताया था ना तरीका से याद करने का, कैसे याद करना है, बस हमें साइन वाला याद होना चाहिए, बाकी के कॉन्सेप्ट क्या हो जाते हैं वैसे ही याद हो जाते हैं। बस एक साइन वाली लाइन याद करनी है। साइन वाली लाइन देखो ये याद होगी हमारी, क्या होती है, 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1। यहाँ पर थीटा ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास थीटे वाले क्वेश्चन ही है सारे ये, ठीक हो गया? कॉस थीटा क्या होता है, बस ये साइन की लाइन को रिवर्स कर दो तो कॉस थीटा बन जाता है, मतलब 0 पे 1 हो जाएगा, यहाँ पर √3/2 हो जाएगा, यहाँ पर 1/√2 रहेगा, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, कॉस थीटा याद हो गया। टेन थीटा के लिए क्या होता है, हम साइन थीटा और कॉस थीटा को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। टेन थीटा निकालने के लिए क्या करते हैं हम, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक हो गया? तो साइन थीटा कैसे निकालेंगे, 0/1 कितना होता है, 0, 1/√2, √3/2 कितना होता है, 1/√3, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, √3, और ये कितनी हो जाएगी तुम्हारी इनफाइनाइट, या नॉट डिफाइंड भी कहते हैं इसको, ठीक हो गया? जब हमें ये याद हो गए तो बाकी सब तो इनके रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक हो गया? साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट, इनको रिवर्स कर दो, इनके रेसिप्रोकल बन जाएंगे, ठीक हो गया? तो ये हमारे एंगल हो गए। इनको रिवाइज इसलिए कराया क्योंकि जो क्वेश्चन हम करेंगे उनमें ये बहुत कंपलसरी है इनको आना, ठीक हो गया? और कुछ चीज़ अगर बेसिक हम रिवाइज कर लेते हैं तो जैसे कि हमारे पास रेशियोज थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या थे, साइन थीटा, साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा का रेशियो कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और टेन थीटा का रेशियो कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इनको याद रखने का एक तरीका था PBP और HHB। जो P/H होता है ये होता है तुम्हारा साइन, P/B क्या होता है, कॉस, और B/P कितना होता है, टेन होता है। तो ये भी याद रखना है, ठीक हो गया? तो चलो क्वेश्चन करते हैं। इतनी चीज़ें बेसिक चीज़ें हमने अगर सीख ली हैं तो थोड़े क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, कि देखते हैं कि हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई कर रहे हैं रियल लाइफ क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या है, एक सर्कस, अच्छा क्वेश्चन पढ़ लो पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन में। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप with its tight stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। देखो रियल लाइफ एग्जांपल है। एक कह रहा है एक सर्कस का जो जो करतब करते हैं ना वो क्या कर रहे हैं, एक रस्सी में क्लाइंब कर रहा है, वो रस्सी की लेंथ कितनी है, 20 मीटर की लंबाई पे है। अब वो पोल से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। जैसे डायग्राम देखो, ये मान लो हमारा एक वर्टिकल पोल हो गया, ठीक है? इस पोल के टॉप से एक रस्सी कनेक्ट करी है और वो रस्सी कहाँ जुड़ी है, ग्राउंड में। अच्छा ये हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक इसको नाम ले लेते हैं, ये A, B और C। अब जो पोल होगा वो ग्राउंड के साथ तो 90 डिग्री पे सीधा ही खड़ा करा होगा पोल, और उस पोल के टॉप पे एक रस्सी बांधी है, उस रस्सी को ग्राउंड में बांधा है इस तरीके से, और रस्सी की लेंथ कितनी है, 20 मीटर। अब वो क्या कह रहा है कि वो जो रस्सी है वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है,
30 डिग्री का एंगल बना रही है। और हमें फाइंड करने को क्या कह रहा है कि इस पोल की हाइट फाइंड करो, इस पोल की हाइट फाइंड करो। ठीक हो गया। अब चलो क्वेश्चन करते हैं। अब हमें हाइट फाइंड करना है तो हमें ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढो कि हम किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हमारे पास एक साइड है। अच्छा, अगर हमारे पास दो लेंथ होती तो तीसरी लेंथ आराम से निकल जाती पाइथागोरस थ्योरम से। अब हमारे पास एक ही लेंथ है, एक एंगल है। ठीक हो गया। तो एंगल और साइड्स के बीच में जो रिलेशन होता है उन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। तो उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करो। अच्छा, हमारे पास गिवन क्या है इस बार, ये हमारा हाइपोटेन्यूस होता है और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये हमारा बेस होता है। इसका मतलब हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। अच्छा, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन था कुछ। हाँ, क्या रिलेशन था, साइन थीटा का रिलेशन था। साइन थीटा का रिलेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और हमारे पास इस बार थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री इजिकल्स टू परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, या नाम ले लो उसका, ए बी नाम है ना परपेंडिकुलर, ए बी। और हमारे पास हाइपोटेन्यूस की वैल्यू तो गिवन है, कितनी है, 20। अच्छा, कॉस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इजिकल्स टू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, ए बी अपॉन 20। अच्छा, मैं यहाँ से अगर ए बी निकालना चाहो तो 20 को इधर शिफ्ट कर लो तो कितनी हो जाएगी, 20/2 कितना हो जाएगा, 10 मीटर। इजी था। तो इसका मतलब पोल की हाइट कितनी है, 10 मीटर। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन समझना था, पढ़ना था। ठीक है। उसने राइट एंगल ट्रायंगल, ये पोल था, उसकी पोल पे टॉप पे रस्सी बंधी थी, रस्सी ने ग्राउंड के साथ कितने डिग्री एंगल बनाया था, 30 डिग्री का एंगल बनाया था। ठीक हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। इजी था क्वेश्चन, ज्यादा कुछ था नहीं करने लायक इसमें। समझ आया क्वेश्चन, इजी है। ठीक है। अब पता चला कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हम रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर भी ऐसी बिल्डिंग, पोल, ये सब मिल जाते हैं, वहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है ये, क्योंकि ग्राउंड के साथ वो राइट एंगल बना रहा है। और राइट एंगल जहां जहां मिलेगा वहां ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। तो उसका मतलब अगर हमें एंगल पता था और एक कोई भी लेंथ पता है तो दूसरी लेंथ इजीली फाइंड कर सकते हैं हम। नहीं, इजी है। ठीक हो गया, समझ लिया इस क्वेश्चन को। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जरा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो जरा, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्री है वो ब्रेक हो गया है, मतलब चलो क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। अ ट्री break due to storm and the broken part bend so that the top of the tree touch the ground and make the angle of 30 degree. The distance between the foot of the tree to the top where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of the tree. अच्छा, कह रहा है एक पेड़ है खड़ा था, एक पेड़, मान लो ये एक पेड़ है। ठीक हो गया, ये एक पेड़ है और ये हमारा ग्राउंड है। ये हमारा क्या है, पेड़। ये पेड़ था, ग्राउंड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, सीधा पेड़ है। ठीक हो गया। अब कोई वो मत कहना कि टेढ़ा मेढ़ा पेड़ है, सीधा पेड़ है, ग्राउंड के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। अब क्या हुआ, तूफान आया और ये तूफान से यहाँ से टूट गया, यहाँ से ऐसे टूट के ब्रेक होके नीचे को आ गया, ऐसे करके मुड़ गया, मतलब बैंड हो गया। ठीक हो गया, बैंड हो गया और ग्राउंड के साथ कितने डिग्री एंगल बना रहा है, कह रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब वो क्या कह रहा है कि उसके पेड़ के फुट से, पेड़ के टॉप जो वो ग्राउंड को टच कर रहा है वहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर। कितनी है, 8 मीटर। और फाइंड करो कह रहा है कि इस पूरे पेड़ की हाइट। तो अच्छा, मैं इसको अगर ए बी सी और इसको डी मान लेता हूँ। वो क्या कह रहा है, इस पूरे पेड़ की हाइट बताओ, पूरे पेड़ की। अच्छा, अगर मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस को x मान लेता हूँ और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को y मान लेता हूँ, तो ये जो y वाला पोर्शन है यही तो गिरा है नीचे को, तो ये y वाला पोर्शन हो जाएगा। ठीक हो गया, ये पोर्शन कौन सा हो जाएगा, y वाला, क्योंकि यहां से ब्रेक हुआ है ना, यहां से जितना पोर्शन ऊपर का था वही तो आगे को बैंड हुआ है स्टॉर्म की वजह से। हाँ, तो मुझे क्या निकालना है, x और y निकालना है। दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे पूरे पेड़ की क्या निकल जाएगी, लेंथ निकल जाएगी। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या देखो क्वेश्चन में, एंगल है, हाँ क्या दिया है, बेस। एंगल के नीचे वाला क्या होता है, बेस। हमें फाइंड क्या करना है, ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर या एंगल के सामने वाला ऊपर वाला हाइपोटेनस, इनमें से कोई एक फाइंड करना है। चलो मैं परपेंडिकुलर फाइंड कर लेता हूँ पहले। अच्छा, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में कोई रिलेशन याद करो जरा, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में। अच्छा, नहीं आ रहा याद तो यहाँ लिख सकते हो तुम, ये पी बी बी एच एच बी,
पहला वाला साइन, दूसरा वाला कॉस, तीसरा वाला टेन। अच्छा हाँ हाँ, ये परपेंडिकुलर और बेस के बीच में मिल तो गया एक रिलेशन। ये किसका होता था थर्ड वाला? ये टेन का होता था। किसका होता था? टेन का। तो इसे क्या कहते हैं हम? यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं? टेन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, मतलब बी सी अपॉन बेस कितना है? सी डी। या बी सी की वैल्यू को हमने एक्स माना है और सी डी की वैल्यू कितना माना है? 8। इतना हो गया। 10 30 की वैल्यू, अच्छा मैंने वो थीटा डिग्री याद कराए थे ना पीछे जितने भी हो, अब यहाँ काम आ रहे हैं, याद रखना। उनको याद करना कंपलसरी है क्योंकि इसके क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, इंपॉर्टेंट। और थीटा याद नहीं होगा तो फिर इसके आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब 30 डिग्री का क्या था सोचते रह जाओगे। तो क्या होता है 30 का? 1/√3। ये होता है तुम्हारा 10 30 डिग्री। और हमारे पास कितनी वैल्यू है? x/8। एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी 8/√3। ठीक हो गया। मीटर ले लो क्योंकि एक्स लेंथ में। ये हमारा x निकल गया। अच्छा हमें ऐसी y भी निकालना। अब तो हमारे पास x भी है, परपेंडिकुलर भी है, पर परपेंडिकुलर थोड़ा ये रूट में आ गया तो हम बेस ही को मान के चलते हैं। ठीक हो गया। अब बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में कोई रिलेशन? हाँ, ये बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन ये किसका होता है? ये होता है कॉस। ठीक हो गया। तो मैं कॉस, मैं चाहता तो परपेंडिकुलर भी ले सकता था, पर हमारा जो x की वैल्यू है थोड़ी अंडर रूट में आ गई, सॉल्व करने में थोड़ा अजीब सा हो जाएगा। तो हमने क्या किया? सिंपल ले लो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस 30। 30 के लिए बेस कितना है? 8 अपॉन, और हाइपोटेन्यूज कितना है? y। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमें निकालना था ना, तो ये हो जाएगा। तो cos 30 की वैल्यू, कितनी होती है? याद करो याद करो याद करो याद करो। हमारे पास साइन, क्या बोला था मैंने? जो साइन की वैल्यू होती है उनका रिवर्स कर दो तो कॉस की बन जाती है। इसका मतलब साइन 60 पे जो वैल्यू रहेगी वही कॉस 30 पे भी वैल्यू रहेगी। साइन 60 पे किसकी वैल्यू होती है? √3/2। तो यही हमारी कॉस पे आ जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8/y। तो अच्छा, अगर मैं यहाँ से y निकालना चाहूँ तो y कितना हो जाएगा? 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तुम्हारा 8 to 16 और √3 आ जाएगा तुम्हारा नीचे। समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा हमारा क्या? y की वैल्यू निकल जाएगी। अब हमें क्या निकालनी है? x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? मतलब x की वैल्यू जो कह रहा हूँ, x की वैल्यू तो फाइंड कर ली यहाँ पर, और y की वैल्यू फाइंड कर ली। हमें निकालना क्या है? हमें हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है। जो ट्री है इसकी क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है, टोटल। तो टोटल हाइट कितनी है ट्री की? x + y, है ना। यहाँ से x से यहाँ तक x है, यहाँ से y है, तो यहाँ से x + y हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी है? 8/√3 प्लस 16/√3। तो 8 और 16 को जोड़ो, कितना हो जाएगा? 24। 24/√3। अच्छा, मैं √3 को अगर नीचे से हटाना चाहूँ तो रेशनलाइज कर देते हैं। √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, √3 से नीचे ही मल्टीप्लाई, तो जाएगा तुम्हारा 24√3/√3। √3 कितना होता है? 3, और ये कट के कितना हो जाएगा तुम्हारा? 8√3 मीटर। तो ये हमारी किसकी हाइट आ जाएगी? पेड़ की हाइट आ जाएगी। ठीक हो गया। तुम्हारा पेड़ जो था पूरा वो इतने इतने का था, टूट के इतना हो गया था। समझ में आया क्या किया क्वेश्चन में? एक ट्री था, समझ लो, छोटा सा क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एक ट्री है ए से सी तक का। ठीक हो गया। अब क्या हुआ? तूफान आई और यहाँ से ब्रेक हो गया और बेंड हो गया नीचे को, टूटा नहीं पूरा, हाँ, यहाँ से यहाँ पर जुड़ा था हल्का सा, और बेंड होके नीचे को आ गया और ग्राउंड में टच हो गया। तो उसने कहा जब ये ग्राउंड को टच हुआ तो उसने ग्राउंड के साथ कितने डिग्री एंगल बनाया? 30 डिग्री का एंगल बनाया। और जो उसका फुट था, ट्री का जो फुट था, वहां से लेके उसके टॉप पे जहाँ पे ग्राउंड को टच कर रहा है वो कितनी दूरी है? 8 मीटर की दूरी है। तो कह रहा है पूरे पेड़ की जो हाइट थी वो बताओ। तो हमने कहा कि पेड़ तो यहाँ से टूटा है तो इतनी डिस्टेंस को x मानो और इतनी डिस्टेंस को y। अच्छा, ये y है तो ये जो टूटा है नीचे को हिस्सा ये भी तो y होगा, है ना। अच्छा, इसको अगर मैं ऐसे बनाऊं तो, इरेजर लेकर इस वाली इसको जरा चेंज कर लेते हैं हल्का सा। देखो, यहाँ से यहाँ तक तो पेड़ है अभी भी, यहाँ से जो ये टूटा हुआ पेड़ है। ठीक हो गया। ये पेड़ क्या हो गया? यहाँ से बेंड हो गया। अच्छा, इसकी इतनी हाइट y है तो y हाइट तो बेंड हुई है, तो हमारे पास नीचे एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास बेस दिखा, हमें x निकालना था। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो बेस और परपेंडिकुलर में हमारे पास क्या होती है? एक रिलेशन होती है। वो रिलेशन क्या होती है? tan थीटा। ठीक हो गया। tan की जो रिलेशन होती है वही तो होती है बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमने यूज किया
परपेंडिकुलर क्या था, BC, और बेस कितना था, CD। तो BC की वैल्यू x होगी और बेस हमें 8 गिवन था, उसने कहा था ना यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 8 है। tan 30 की वैल्यू रिवाइंड tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। बार बार बोलो ताकि क्या हो जाए, हर बार रिवाइज हो जाए। इक्वल टू कितना हो, x/8। यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल गई। सिमिलरली हमने बेस और हाइपोटेन्यूज को लेके कॉस वाला कंपोनेंट लिया। तुम चाहो तो परपेंडिकुलर वाला भी ले सकते हो आप, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, ठीक है, पर हमने कॉस लिया है, कोई बात नहीं। तो कॉस की वैल्यू कितनी होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के लिए बेस कितना है 8 और हाइपोटेन्यूज कितना है y। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इक्वल्स टू 8/y। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 16/√3 मीटर। ठीक हो गया। अब हमें क्या निकालना था, पूरे पेड़ की हाइट निकालनी है। इस पूरे पेड़ की हाइट निकालनी है। देखो पूरे पेड़ की हाइट कितनी है, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई करो, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 8/√3 प्लस 16/√3। सॉल्व करके कितना आ गया, 8√3। यहाँ पर 24/√3 आया था, मैंने √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर लिया, ताकि डिनोमिनेटर से √3 वाली वैल्यू हट जाए। तो ये कट के कितना हो गया, 8√3। तुम चाहो तो इसको यहाँ पर छोड़ सकते हो, या चाहो तो √3 की वैल्यू रख के आगे भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर था आंसर, ये तुम्हारा मान्य रहेगा, इतना आंसर भी सही रहेगा। तो समझ आया क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ करने का नहीं है इसमें, बस थोड़ा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। इन वाले क्वेश्चनों में क्या है, मेन क्वेश्चन को पढ़ के हमारा डायग्राम बनेगा। हमें इन क्वेश्चनों में बहुत रेयर केसेस में ही डायग्राम मिलते हैं, वरना हमें डायग्राम खुद से क्रिएट करना पड़ेगा ऐसे। ठीक हो गया। हमें बस क्वेश्चन पढ़ना है ढंग से कि क्या क्या दिया है, वो डायग्राम में पुट करते हुए जाना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, समझ आ गया। अगर नहीं आया समझ तो एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देखो, एक बार पॉज करो, खुद से करके देखो जरा क्वेश्चन को, समझ आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ करना नहीं। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में बड़े, या इस पे कर रहे हो अभी, इसको सॉल्व कर रहे हो, करो फिर सॉल्व आराम से बैठ के। अभी इसमें ऐसी क्वेश्चन है, चलो एक क्वेश्चन दूंगा मैं होमवर्क इस टाइप का करने के लिए, शायद अगला ही होगा वो, देख लेते हैं। अगला है नहीं है, नहीं ये अगला वाला नहीं है, चलो इसको कर लेते हैं फिर। इस क्वेश्चन को, क्या है क्वेश्चन, अरे ये कह रहा है कि देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये भी रियल लाइफ एग्जांपल ही है। देख लो हम सब, ये क्वेश्चन, ये चैप्टर ही रियल लाइफ एग्जांपल पे, मतलब हमें सब ऐसे मिलेंगे कि ट्रायंगल हम खुद से नहीं ले रहे हैं, ट्रायंगल बन रहा है, नेचर में कहीं बन रहे हैं ट्रायंगल, हर जगह नेचर में ट्रायंगल्स देखे होंगे तुमने हर जगह। अगर तुम गौर करोगे ना, बाहर कभी जाओगे, तो तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल हर जगह मिल जाएगा, किसी ना किसी फिगर में एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाता है। इस क्वेश्चन को देखो, एक कंस्ट्रक्टर प्लान्स टू, अच्छा एक कंस्ट्रक्टर है, उसने एक प्लान किया कि वो 2 स्लाइड बनाएगा बच्चों के लिए। ये देखो, अब तुम कभी पार्क आर्क में गए होगे तो तुमने वो झूला झूला होगा ना, फिसलने वाला, ये वाला, ऐसा वाला, ऐसा वाला, यहाँ सीढ़ियाँ होती हैं, यहाँ चढ़ता है बच्चा, यहाँ से नीचे आता है, समझ में आया। स्लाइड, यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया देखो। उस वक्त हमें पता नहीं होता, अब हमें पता चल गया यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ठीक हो गया, समझ आ गया। तो कह रहा है 2 स्लाइड बना रहा है, वो क्या बना रहा है, 2 स्लाइड बना रहा है। एक तो 5 साल वाले बच्चों के लिए, 5 साल से नीचे, 5 साल से नीचे वाले बच्चों के लिए, जिसकी हाइट 1.5 मीटर होगी, और दूसरा उसकी जो डिग्री होगा वो कितने डिग्री एंगल बनाएगा, 30 डिग्री एंगल बनाएगा ग्राउंड के साथ। दूसरा उससे बड़े बच्चों के लिए, अब बड़े बच्चों के लिए ज़्यादा हाइट होगी तो 3 मीटर की हाइट ले ली, और वो कितने डिग्री एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ। तो कह रहा है वो स्लाइड की हाइट बताओ, स्लाइड क्या है। अच्छा पहले छोटा वाला राइट ट्रायंगल बना लो, ये हमारा कितना है, 1.5 मीटर वाला ग्राउंड पोल था। ठीक हो गया। इसका जो स्लाइड है वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री एंगल बना रहा है, कह रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, कह रहा है। दूसरा जो स्लाइड था वो थोड़ा बड़ा है, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये स्लाइड हो गया, ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, कह रहा है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर। इसको नाम दे देते हैं ABC, और इसे दे देते हैं PQR। ठीक हो गया। अब जो पोल गाड़ा है वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा ग्राउंड के साथ, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब वो क्या कह रहा है, इस स्लाइड की, बच्चा यहाँ से फिसलेगा ना ऐसे करके, ये तो इस स्लाइड की, मतलब हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी है दोनों केस में। ठीक हो गया, इसकी भी हाइपोटेन्यूज निकालनी है और उसकी भी हाइपोटेन्यूज निकालनी है। ठीक हो गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये भी हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा क्या हो गया, पोल की हाइट होगी। तो वो क्या कह रहा है, वट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, जो स्लाइड है, ये स्लाइड है, इसकी लेंथ कितनी है ईच केस, दोनों में। ठीक हो गया। पहले हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ABC,
जो ABC वाला ट्रायंगल बन रहा है इसमें स्लाइड की लेंथ होगी। अच्छा याद देखो, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में क्या रिलेशन है थीटा के साथ? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में ये देखो, ये लिखते रहना हर बार, इसको लिखते रहोगे ना याद रहेगा। पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, पहला वाला साइन, दूसरा वाला कॉस, तीसरा वाला टेन। तो परपेंडिकुलर, यहाँ पर हमारे पास थीटा के सामने वाला एंगल क्या होता है? परपेंडिकुलर, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वाला रिलेशन किसका होता है? साइन का। तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन 30 परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। ठीक हो गया। और हमारे पास ए बी की वैल्यू 1.5 मीटर दे रखी है और हमारे पास AC हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। साइन 30 कितना होता है? याद करो 1/2। साइन 30 कितना होता है? 1/2। ये हो जाएगा H। यहाँ से अगर हम हाइपोटेन्यूज निकालें तो कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा? 3। समझ में आ गया? तो हमारे में यहाँ पर क्या निकल गई? हाइपोटेन्यूज निकल गई। हाइपोटेन्यूज का कहिए तो छोटी वाली जो स्लाइड है, छोटे वाली जो ये खेलने वाला ये क्या कहते हैं इसे, फिसल पट्टी ऐसी कहते थे, उसकी लेंथ क्या निकल गई? 3 मीटर की लेंथ होगी। अब दूसरे जो बड़े बच्चों के लिए है, बड़े बच्चे भी खेलते हैं इसमें, इन ट्राइंगल कौन सा? PQR। इस ट्राइंगल में देखो सेम यहाँ पर भी हमारे पास हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन है, तो हम क्या लगाएंगे? साइन थीटा लगाएंगे। और साइन कितना है हमारे पास यहाँ पर? 60। कितना है? साइन 60 परपेंडिकुलर PQ अपॉन हाइपोटेन्यूज PR। PQ की वैल्यू कितनी है? 3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। साइन 60 कितना होता है? रिवाइज करो, √3/2। साइन 60 कितना होता है? √3/2। याद रखना, ये हो जाएगा 3/H। तो यहाँ से अगर हमें H निकालना है तो कितना हो जाएगा? 6/√3। ये देखो, ये 2 इधर चलेगा, 6 हो गया, √3 यहाँ चलेगा। तुम चाहो तो इसको √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 6√3/3 इज इक्वल टू 2√3। समझ में आ गया? तो हमारे पास ये दोनों की क्या निकल गई? स्लाइड की लेंथ निकल गई। जो छोटा वाले बच्चों के लिए, जो 5 साल वाले बच्चे नीचे वाले बच्चों के लिए जो स्लाइड की लेंथ है वो कितनी है? 3 मीटर। और जो 5 साल से बड़े वाले बच्चों के लिए है उनके लिए कितनी है? 2√3 मीटर। समझ में आया? क्वेश्चन क्या है? ट्रायंगल का ही तो है, बस उन्होंने क्या दे दिया है? रियल लाइफ कॉन्सेप्ट में जोड़ दिया। उसने कहा स्लाइड था, अब वो राइट एंगल ट्रायंगल कह देता तो हम इजीली सॉल्व कर देते। अब उसने स्लाइड का है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि स्लाइड जैसी चीजें भी कुछ होती हैं, है ना। और कौन सा फिगर बनती है? राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। स्लाइड कहाँ पर होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। बस यही चीज है इन वाले क्वेश्चनों में, बस थोड़ा हमें अपने दिमाग को लगाना है, इस तरीके से सोचना है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, देखो इसको जरा एक बार। समझ आया क्वेश्चन क्या करना है? इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो जरा एक बार, पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है? छोटा सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन। हाँ, अब इसने देखो, अब ये वर्डिंग में खेलने लग गया। हाँ, ये अब वर्डिंग चेंज होने लगी। अभी तक हमें थीटा कह रहा था, कुछ नहीं कहा उसने, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ग्राउंड के साथ बना रहा था। अब कह रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है। उसने डायरेक्ट नहीं कहा कि ग्राउंड के साथ बना रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड के साथ ही बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बहुत आसान क्वेश्चन। ये क्या है? टावर है, ठीक हो गया। ये ग्राउंड हो गया, ये टावर हो गया, और ये तुम्हारा क्या है? 90 डिग्री एंगल बना रहा है। टावर के टॉप से 30 डिग्री ग्राउंड पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कह रहा है। कुछ कहा उसने? अलग नहीं कहा, बस सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग थोड़ा ना कह दिया उसने। ये कह रहा है, अब वो कह रहा है कि उसकी जो फुट, जो टावर की विच इज 30 मीटर, ग्राउंड की जो पॉइंट जहां पर है ना, वहां से टावर का जो फुट है, फुट ऑफ द टावर, ये वर्ड दिख रहे हैं, ये वर्डिंग है बस मेन इंपॉर्टेंट। फुट ऑफ द टावर से लेकर उसकी यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? कह रहा है 30 मीटर की डिस्टेंस है। फाइंड करने को क्या कह रहा है? ये हाइट। समझ आ गया? अब यहां पर आओ, 30 के आगे ये परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है। परपेंडिकुलर बेस में कौन सा होता है? बताओ, खुद से बताओ। बेस, परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिलेशन बताता है? परपेंडिकुलर बेस में tan थीटा। tan थीटा होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे पास यहाँ पर tan कितना है? tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? वो तो हमें फाइंड करना है, AB। और बेस कितना है हमारे पास? 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू रिमाइंड कितनी होती है? 1/√3 इज इक्वल टू AB अपॉन
30, तो यहाँ से अगर हम ए बी निकालना चाहो तो कितना हो जाएगा 30/√3। अच्छा √3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लो और नीचे भी मल्टीप्लाई कर लो ताकि डिनोमिनेटर से √3 हट जाए। तो ये हो जाएगा 30√3 और नीचे √3 3 इज इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं इसे 10√3 मीटर। कुछ था अलग इसमें? नहीं था, बस क्या क्वेश्चन है, थोड़ा वर्डिंग में चेंजेस है, इतना वर्ड घुमा फिरा के बोल रहे हैं। ठीक हो गया, और कुछ थोड़ा है, वर्ड ही तो चेंज किया है। एंगल ऑफ एलिवेशन कह दिया, टॉप ऑफ द टावर और उसके फुट ऑफ द टावर के बीच की डिस्टेंस पूछी। नहीं, कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं इन क्वेश्चनों में। बस हमें क्या याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच का रिलेशन, कि कौन से रिलेशन, क्योंकि यहाँ पर मैं हाइपोटेन्यूज तो दिया ही नहीं था ना। ठीक हो गया, हाइपोटेन्यूज पूछा ही नहीं था, तो अगर हाइपोटेन्यूज पूछा होता तो हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में रिलेशन होता। अभी हमारे पास परपेंडिकुलर पूछा है तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। तो एक तो रिलेशन याद करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दूसरा ये एंगल, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ये एंगल याद नहीं होगा तो, अगर एंगल याद भी होगा गलत याद हो जाता है, याद नहीं हुआ तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या करना है, इन एंगल्स को भी याद रखना है, साथ ही साथ ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को भी याद रखना है। अभी इन जो क्वेश्चन है इनमें एस टाइप का है। अब जो क्वेश्चन थोड़े एडवांस होते रहेंगे तो थोड़ी वर्डिंग चेंज हो जाएगी। आप क्या करना है, थोड़ा वर्डिंग के साथ खेलते हो, वर्डिंग्स में। ठीक है, वर्ड को थोड़ा अलग अलग तरीके से पूछते हैं, चेंज करते रहते हैं ताकि कन्फ्यूजन हो जाए, थोड़ा वो दिमाग लगाना पड़े। अब वो अगर आप परोसा दे देंगे कि ट्रायंगल है, हाइट फाइंड करो, परपेंडिकुलर फाइंड करो, इतने डिग्री का एंगल है, तो कोई भी कर लेगा ना। ठीक है, तो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 क्वेश्चन हो गए, 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये देखो रियल लाइफ एग्जांपल, पतंग उड़ा दी। समझ आया क्या है, पतंग कैसे उड़ाती है, किसी ने उड़ाई होगी तो पतंग पता होगा। ये हमारी अगर छत मान लो, ये हम ये हैं, पतंग ऐसे उड़ती है, तो मतलब यहाँ पर कहीं पर मेरी पतंग होगी। ठीक हो गया, ये मेरी क्या होगी, पतंग होगी। अब क्या कह रहा है, अ काइट फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। अच्छा, मैं मैदान में उड़ा रहा हूँ पतंग, मान लो। ठीक हो गया, मैदान में खड़ा हूँ, यहाँ पर यहाँ से पतंग उड़ा रहा हूँ, और मेरी जो पतंग की डिस्टेंस है वो ग्राउंड से कितनी ऊपर है, कह रहा है 60 मीटर की डिस्टेंस पे, 60 मीटर अबव है, ग्राउंड से 60 मीटर अबव, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 60 मीटर अबव। जो स्ट्रिंग अटैच की गई है काइट से, ये जो मेरी तार है, ठीक हो गया, इसे मांझा कहते हैं। ये जो मांझा है, इसके साथ जो ग्राउंड के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, विद द ग्राउंड, इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड। देखो यहाँ पर वर्ड ही कैसे इस्तेमाल कर रहा है वो। ठीक हो गया, 60 डिग्री। तो कितने डिग्री एंगल बना रहा है यहाँ पर ग्राउंड के साथ, 60 डिग्री एंगल। तो पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो हमारा मांझा है उसकी लेंथ बताओ। एज्यूम दैट देयर इज द नो स्लैग इन द स्ट्रिंग। अब वो क्या कह रहा है, मान के चलो कि तार क्या है, सीधी है। जब हम पतंग उड़ाते हैं तो थोड़ी वो ढीली भी हो जाती है ना कभी कभार, उस केस में मत जाओ। वो कह रहा है समझ लो कि ये तार एकदम स्ट्रेट है। ठीक हो गया, अब वो क्या कह रहा है, थीटा दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, ये परपेंडिकुलर ही तो है। हमें फाइंड क्या करना है, हाइपोटेन्यूज। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में बात करें तो इसको अगर मैं ए बी सी मान लेता हूँ। ठीक हो गया, अच्छा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन क्या है, याद करो रिवाइव करो, साइन 60 डिग्री। इजी तो है, 60 डिग्री का एंगल दिया है, साइन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है 60 और हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करनी है। साइन 60 कितना होता है, √3/2, और ये कितना होता है 60/h हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं h फाइंड करूँ तो कितना हो जाएगा 60 × 2/√3। तो एक काम करो, √3 से ऊपर ही मल्टीप्लाई कर लो, √3 से नीचे ही मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 120 √3/3, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 40√3। समझ में आ गया, 40√3 मीटर। मतलब जो मेरा तार है, जो मेरा मांझा है, उसकी लेंथ कितनी है 40√3। स्ट्रिंग की लेंथ हमें कितनी मिल गई 40√3। इजी था क्वेश्चन, देख लो। कुछ है इन क्वेश्चन में करने जैसा नहीं है, अभी जब आगे क्वेश्चन आएंगे उनमें है करने जैसा। ये पर बेसिक है, फाउंडेशन अच्छी होगी तभी तो ऊपर बिल्डिंग अच्छी बनेगी। ठीक हो गया, तो इन क्वेश्चन में क्या करा, बस हमें जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उस हिसाब से हमें क्या करना है, डायग्राम बनाते जाना है, और राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और हमें क्या मिल जाएगा इससे, जो हमें उसने पूछा है, जिसकी लेंथ भी पूछी है। बस क्या है, पता होना चाहिए कि रिलेशन किसके बीच में पूछा है। परपेंडिकुलर दिया था, हाइपोटेन्यूज पूछा था, तो हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन किसका होता है, साइन थीटा का।
तो ये चीज़ याद रखनी है। और ये थीटा पता होना चाहिए, थीटा की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें ट्राई। इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ करने जैसा है नहीं इन क्वेश्चनों में। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 6 क्वेश्चन काफ़ी हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। इन क्वेश्चनों को ट्राई करते रहना क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन, अब इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना क्योंकि इन क्वेश्चनों में क्वेश्चन को ही ध्यान से पढ़ना है, तभी हमारे पास क्या पता चलेगा, डायग्राम पता चलेगा। हाँ, अब वो क्या कह रहा है, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ फ्रॉम हिज आईज, की पॉइंट पकड़ो, कीवर्ड पकड़ो, टू द टॉप of the building increases from 30 to 60 degree as he walked toward the ground. Find the distance he walked toward the ground. की पॉइंट क्या क्या पकड़े हमने, पहला तो एक बिल्डिंग है, ठीक हो गया, यहाँ पर बनाते हैं। सबसे पहले एक बिल्डिंग है, की पॉइंट पकड़ो डायग्राम बनाने के लिए। सबसे पहले क्या है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, 30 मीटर। अच्छा, ये हो गई हमारी बिल्डिंग, तो यहाँ पर 90 बनेगा, बिल्डिंग ग्राउंड के साथ सीधी बिल्डिंग है। दूसरी, यहाँ पर एक लड़का है, कितने, 1.5 मीटर का। यहाँ पर क्या है, एक लड़का 1.5 मीटर का लड़का है। उसकी आंख से क्या कह रहा है, आई, एंगल ऑफ एलिवेशन आई, हाँ आंख से, उसकी आई से मतलब उसकी आंख यहाँ पर होगी, यहाँ से बिल्डिंग के टॉप पे, ठीक हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। अच्छा, वो ग्राउंड के साथ ऐसा एंगल तो कभी बनता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसकी आंख से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे जो ग्राउंड की क्या होगी, पैरेलल होगी, ये होगी। तो यहाँ पर जो एंगल बता रहा है वो कितने डिग्री का बता रहा है, 30 डिग्री से। अब वो थोड़ा आगे बढ़ा, मान लो यहाँ बढ़ गया लड़का, मैं पूरा लड़का नहीं बना रहा हूँ, केवल आँख बना रहा हूँ। तो जो लड़का होगा उसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इंक्रीज होगी, कितनी होगी कह रहा है, 60 डिग्री होगी। देखो डायग्राम फॉर्म हो रहा है धीरे धीरे करके। क्या कहा, एक 30 मीटर बिल्डिंग थी, एक 1.5 मीटर लंबा लड़का था, उसकी आंख से बिल्डिंग के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बन रहा था, 30 डिग्री का, ठीक हो गया। थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा लड़का आगे बढ़ा, इतना बढ़ गया आगे, यहां पर से उसके टॉप पे कितने डिग्री एंगल हो गया, 60 डिग्री का एंगल हो गया। ये तो कहा उसने, बिल्डिंग में इंक्रीज हो रहा है 30 से लेकर 60 डिग्री में, जब वो कहाँ बढ़ रहा है, बिल्डिंग की तरफ को बढ़ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, नाम दे दो, ये हमारा ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये डी, ये ई, और ये क्या ले लेते हैं, एफ, ठीक हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है कि वो इस बिल्डिंग की तरफ को कितना बड़ा, अच्छा ये डिस्टेंस, इसको एक्स मान लो, यही तो फाइंड करनी है ना। ई से एफ तो बड़ा हो आगे, नहीं तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, ये देख लो, ये ए बी डिस्टेंस है, ये पूरी ए सी डिस्टेंस है हमारे पास 30 डिग्री, तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल तो ए बी सी बन रहा है, मतलब ए बी चाहिए। तो जो ए बी होगी वो कितनी होगी, इस 1.5 वाला हिस्सा जो मेरे लड़के का है, इसका 1.5 हिस्सा कैंसिल कर देंगे, यहां से लेके यहां तक 1.5 था ना, तो 30 में से अगर मैं 1.5 को कट करूं तो कितना बच जाएगा, बताओ, करो माइनस, 30 में से कितना, 1.5 को कैंसिल किया तो ये जगह तुम्हारा 5, ये जगह तुम्हारा 8, और ये जगह तुम्हारा 2, तो कितना हो जाएगा, 28.5। इजी था, तो ये जगह तुम्हारा कितना, 28.5 मीटर। कहाँ तक, ये पॉइंट ए बी की लेंथ कितनी मिल गई हमें, 28। ये क्यों निकाली, क्योंकि हमारा जो ट्रायंगल है वो ए बी वाला ही फॉर्म हो रहा है, ए सी पूरी लेंथ हमारे पास 30 थी, पर लड़के के पैर से थोड़ा ना देख रहा है, वो अपनी आंख से देख रहा है, तो आंख के हिसाब से एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड के पैरेलल में यहाँ पर बन रहा है, ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है, कितना डिस्टेंस वो बड़ा आगे वो, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, दो एंगल दे रखे हैं, दोनों एंगल की मदद से कुछ निकालेंगे, चलो पहले निकालते हैं। दो ट्रायंगल है हमारे पास, ए ई बी और ए बी एफ, इन दो ट्रायंगल में एक चीज कॉमन है कि इनमें हाइट सेम है, जो वो 28.5 है ना, ये सेम है, तो इसी की मदद से लेंगे हम। सबसे पहले हमें क्या करना है, किसका रिलेशन ले, हाइपोटेन्यूज का रिलेशन ले या फिर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो लेनी ही लेनी है। दूसरा किसका रिलेशन ले, हाइपोटेन्यूज का ले या बेस का ले, अरे बेस का लेंगे क्योंकि वो बेस से बड़ा है ना आगे, उसने कितना देखा उसका कोई फर्क नहीं पड़ा हमें, वो कितना बड़ा है हमें वो निकालना है, तो बेस लेंगे। तो बेस और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर
और बेस के बीच में किसका रिलेशन होता है? 10 का। याद आया कुछ? तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 10 30 डिग्री। अच्छा मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ ये बताना पड़ेगा। हाँ, ट्रायंगल 30 कौन किस में आता है? ए बी और ई वाले में। तो 10 30 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना हो गया 28.5 और अपॉन बेस। बेस क्या है इस ट्रायंगल के लिए? ई बी पूरा है, ई बी। ठीक हो गया, पूरा बेस है ई बी, याद रखना। समझ आ गया? तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 इजिकल्स टू कितनी हो जाएगी? 28.5 अपॉन ई बी। ई बी ये पूरी लेंथ है ना, पूरा ट्रायंगल ये है। तो यहाँ से अगर मैं ई बी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी हो जाएगी? 28.5√3। यहाँ से मेरी किसकी लेंथ निकल गई है? ई बी की लेंथ निकल गई। अच्छा ठीक हो गया। अब कौन सा ट्रायंगल लें? ए बी एफ वाला ट्रायंगल लेते हैं। तो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर बेस, तो 10 60 इजिकल्स टू परपेंडिकुलर कितना है? वही 28.5 और डिवाइडेड बाय बेस कितना है? एफ बी। इसके लिए बेस ये होगा ना, ठीक हो गया, इसके लिए बेस ये होगा। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 10 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3, याद रखना 28.5 अपॉन एफ बी। तो यहाँ से अगर मैं एफ बी निकाल दूँ तो एफ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28.5 अपॉन √3 मीटर। ठीक होगा। अच्छा इनसे हमारा वो लेंथ कैसे निकलेगा? अच्छा तुम एक चीज गौर करो, यहाँ पर जो ई बी है वो दो चीज से मिलके बना है, ई एफ प्लस एफ बी। समझ आ रहा है? ई से लेके बी तक की डिस्टेंस को दो भागों में बांटा है, ई एफ प्लस एफ बी। समझ में आ गया? तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से सॉल्व करने के लिए? हाँ तो क्या हो गया? ई बी की लेंथ कितनी है? ई एफ प्लस एफ बी। तो यहाँ से मैं क्या ई एफ निकाल सकता हूँ? हाँ ई एफ निकाल सकता हूँ। तो ई एफ के लिए क्या करूँगा मैं? ये हो जाएगा तुम्हारा ई बी माइनस एफ बी। तो यहाँ से मेरा ई एफ निकल जाएगा। ठीक हो गया? तो मैं क्या कर रहा हूँ? ई एफ माइनस एफ बी कर रहा हूँ, ई बी माइनस एफ बी। तो ई बी की वैल्यू क्या निकाली हमने? 28.5√3 माइनस एफ बी की वैल्यू कितनी है? 28.5 अपॉन √3। इतना हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? ई एफ इज इक्वल्स टू 28.5√3 इंटू 3 हो जाएगा माइनस 28.5 अपॉन में कितना जाएगा? ये √3 आएगा ना एलसीएम, इसके नीचे पूरा 1 था तो सॉल्व किया तो कुछ इस तरीके से हो गया √3 1। तो यहाँ से हमारा ई एफ की वैल्यू कितनी आ गई? इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? ये 57√3 अपॉन 3। ठीक हो गया, 57√3 अपॉन 3। इसको कट करके कितना हो जाएगा? 19√3। समझ आ गया? इसको सॉल्व किया तो ये आया, फिर √3 वाला किया था ना जो सॉल्व अपॉन ऊपर नीचे वाला। इसको अगर कंफ्यूजन हो रही तो इसको ऐसे देख लो। जो ई एफ आएगा वो वैल्यू आएगी तुम्हारी 57/√3। इसको ऊपर से भी √3 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी √3 से, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 57√3/3 19√3। समझ आया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से कराया। समझ आना क्या है? एक 1.5 मीटर टॉल बच्चा है, उसकी आइस से, याद रखना ना एंगल ऑफ एलिवेशन, हमारा गड़बड़ी हो जाता है कि हम यहाँ पर 30 ले लेते हैं पूरी, वहाँ पर 30 नहीं लेनी है। कहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन कहाँ से रहा है? इस लड़के की यहाँ से, आँख से। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा वो इस हिसाब से बनेगा, इसके जो पैरेलल लाइन है। तो यहाँ पर से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को माइनस इस बॉय की लेंथ से माइनस करना पड़ेगा। तो बची हुई लेंथ कितनी होगी? 28.5। बस यही चीज़ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी कि यहाँ पर 28.5 लेना है, 30 नहीं लेनी होती पूरी, क्योंकि हमारी जो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बन रहा है? आई से। कीवर्ड क्या है?
आई से बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? तो बढ़ते हैं, इस वीडियो के एंड करते हैं आज। इतना काफ़ी रहेगा एक वीडियो में। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, फिर कभी से सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि इन क्वेश्चनों को, हाँ चलो ठीक है, काफ़ी है आज के लिए इतना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहना, ठीक है? और वीडियो को शेयर करो ताकि कोई और अगर इन कॉन्सेप्ट में दिक्कत खा रहा है तो उसको इजीली क्या आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं, स्वस्थ रहिए और घर पे रहिए। बाय।